हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज 2 सितंबर की क्लास में आपको मैं कक्षा 6 के पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम बात कर चुके हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखा है ग्रीन कलर में। देखिए, पदार्थ क्या है, वस्तु बनने में पदार्थ का चयन कैसे हम करते हैं, वर्गीकरण और इसकी आवश्यकता क्या होती है, और विभिन्न आधार पर पदार्थों का हम वर्गीकरण करेंगे। तो हमारा सबसे पहला बिंदु है पदार्थ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उसे भी आप देखिएगा। वो कक्षा 7 के लिए पदार्थों, तत्व, यौगिक, ये सब क्या है इसके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पर पदार्थ क्या होता है और इसका तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु क्या होते हैं, इस कक्षा से मतलब आपके लेवल से तो ज़्यादा डिटेल बताया गया है, इसलिए उसको भी सुनेंगे तो आपका जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आसानी से कहा जाए, हम पदार्थ की बात करते हैं तो कि पदार्थ वो कोई भी चीज़ है जिसमें भार हो या कहीं द्रव्यमान हो और वह स्थान के। ध्यान रहे, आप वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जरूर देखिएगा पदार्थ के बारे में। तो मैं पदार्थ के बारे में इसमें इतना ही कहूँगा कि कोई भी चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो और भार है, द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरे वो पदार्थ है। जैसे कि कुर्सी, मेज, टेबल, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, पंखा, जो भी आप देखते हैं छू करके जिसमें वजन महसूस करते हैं वो सब पदार्थ है। अब हम अगला पॉइंट है वस्तु बनाने में पदार्थ का चयन। तो देखिए, वस्तु बनाने में हम पदार्थ का चयन कैसे करते हैं, ये हमारे जो हम वस्तु बनाने जा रहे हैं और उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के आधार पर ही हम पदार्थ का चयन करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, हमें कील बनाना है तो कील किस लिए होता है, या तो किसी चीज़ को दीवार में हम कील ठोक करके उसके ऊपर टांगते हैं, या दो लकड़ी है उनको जो जोड़ने के लिए। तो कील हमारे पास ऐसे होनी चाहिए कि दीवार में उसको ठोकी जा सके, यानी मजबूत होना चाहिए। जोड़ने के लिए भी यहाँ पर मजबूत होना चाहिए, जिससे कि उसको जो है मारा जाए तो आराम से उसमें धंस जाए। तो इसके लिए हमें कठोर धातु की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम लोहे का इस्तेमाल करते हैं। तांबा का या मोम का हम जो कील नहीं बना सकते हैं। इसी तरह से यदि हमें हथौड़ी बनाना है कि हमें चीज़ों को जो है चोट पहुंचा करके या किसी चीज़ को हमें तोड़ना है या कील ठोकना है, तो हम उसका हमें पदार्थ ऐसा लगे कि जो वजनदार हो, चोट लगने पर टूटे ना और मजबूत हो। यानी कि हमें लोहा या ऐसा कोई पदार्थ जिससे कि जो है चोट मारने पर टूटे ना, मजबूत हो और वजन। हम कभी भी जो है ईंट पत्थर का जो है हथौड़ी नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे लेकिन वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगा। ड्यूरेबल मतलब कि ज़्यादा समय तक वो चल नहीं सकता है, टूट जाएगा। तो हम जो है वस्तुओं के निर्माण में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करेंगे, इसका जो है निर्धारण हम उस वस्तु का उपयोगिता के आधार पर करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब एक तरह से एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि हम चाहते हैं बर्तन बनाना जो जिसको धोने में आसानी हो, यानी कि हल्का हो, खाना बनाने में आसानी हो, उसमें खाना ज़्यादा चिपकता ना हो, तो हम इसके लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि उसके बर्तन बनाए मजबूत भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। तो जबकि पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे, बहुत पहले में हमने तो सुना था कि कहते पीतल के बर्तन हुआ करते थे, भारी भरकम, जिसको हैंडल करना बहुत धोना कठिन हुआ करता था। तो उस समय के भाई विज्ञान की यही देन है कि हमने जो है नया ज्ञान इस्तेमाल किया और हमने एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन बनाने लगे। खैर, अब अगला पॉइंट है वर्गीकरण और वर्गीकरण की आवश्यकता। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण जो है वस्तुओं के सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाना। वस्तुओं का
अलग अलग समूह बनाना उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर। यह अलग अलग समूह बनाने की जो प्रक्रिया है वर्गीकरण कहलाता है। तो छोटे वाक्य मतलब छोटे शब्द में कहा जाए, कम शब्दों में कहा जाए तो वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर आप ये देखिए, मेरे पास व्हाइट बोर्ड मार्कर है, 3 व्हाइट बोर्ड मार्कर है। मैं इनको 3 समूहों में इनके अंदर चलने मतलब इंक किस रंग के ये दिखते हैं इस आधार पर मैं 3 वर्ग में बांट सकता हूँ कि ये लाल चलता है, ये हरा चलता है और ये काला चलता है। इसी तरह से यदि हम क्लास की बात करें तो हमारे क्लास में लड़के लड़कियां दोनों हैं। उनके हम ये हैं तो सारे के सारे जो है विद्यार्थी स्टूडेंट, लेकिन उनको हम इस आधार पर बांट सकते हैं लड़के और लड़कियां। या ये भी आधार हो सकता है कि जो है कौन लंबा है और किसका कद छोटा है, लंबा छोटे के आधार पर बांट सकते हैं। तो हमारा जो आधार होगा, हम कौन से गुण को लेकर के चल रहे हैं, उस गुण के आधार पर हम अलग अलग समूह बनाते हैं और इस तरह से समूह बनाने की प्रक्रिया ही वर्गीकरण कहलाता है। अब वर्गीकरण से फायदे क्या है कि वर्गीकरण करने से वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है, उनको समझना आसान हो जाता है। तो ये इसलिए हम वर्गीकरण करते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। जैसा कि यहाँ पर मैंने अंतिम पॉइंट रखा है, ये काफी बड़ा पार्ट हो जाएगा, विभिन्न आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। देखिए, वस्तुओं के वर्गीकरण का 2 बड़ा आधार जो है भौतिक और रासायनिक गुण हो सकते हैं। भौतिक गुणों से आधारित अलग अलग तरह के वर्गीकरण होते हैं और इसी तरह से रासायनिक गुणों पर आधारित पदार्थों को अलग अलग तरह से बांटा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहला बात हम करेंगे भौतिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण में। इसमें भी जो है कई तरह के वर्गीकरण हो सकते हैं। उसमें से सबसे पहला वर्गीकरण है भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 प्रमुख समूहों में विभाजित किया जाता है और वो है ठोस, द्रव और गैस। ठोस को सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस। आपको ये अंग्रेजी शब्द भी याद रखने हैं क्योंकि विज्ञान पूरी तरह से अंग्रेजी में बदल जाएगा जब आप जो है ग्रेजुएशन में जाएंगे 12वीं करने के बाद से। अब हम इस लेवल पर ये कहना चाहेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इनके क्या गुण होते हैं, किस आधार पर पहचान सकते हैं, ये ठोस द्रव गैस क्यों होते हैं, इन सब का मैंने एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस लिंक को भी जरूर देखिएगा। इसलिए मैं इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला आधार हो जाएगा भौतिक आधार में जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण जो है 2 तरह से होता है। वो ये है कि जल में घुलनशील पदार्थ और दूसरा जल में अघुलनशील पदार्थ। तो ये आपके लिए मैंने लिख दिया है। देखिए, घुलनशील को या घुलनशील बोलिए या विलेय बोलिए, बात एक ही है। इसको जो है अंग्रेजी में सॉल्युबल बोलते हैं, SOLUBL सॉल्युबल। और अघुलनशील जो पानी में नहीं घुलते हैं वो अविलेय कहलाते हैं या इनसॉल्युबल कहलाते हैं। तो घुलनशील पदार्थों में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे में चीनी, नमक। जल में जो जल में घुलनशीलता के आधार पर बता रहा हूँ, चीनी, नमक और क्या
पानी में क्या घुलता है, जो भी चीज़ें घुल जाती हैं पानी में वो सब जो है सर्फ साबुन ये सब घुल जाते हैं, तो ये जल में घुलनशील कहलाएंगे। दूसरा है जल में अघुलनशील या अम्लीय इनसॉल्युबल पदार्थ। तो इनसॉल्युबल में कौन सा आएंगे, जैसे कि तेल जल में नहीं घुलता है, बालू, पत्थर या मोम, पेंट, ये ऐसे चीजें हैं जो पानी में नहीं घुलती, तो इनको अम्लीय या अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। इसी तरह से आप एक टास्क कर लीजिए अपने लिए कि जो है आप अपने आसपास की उन चीज़ों का एक सूची बनाइए जो जल में घुलते हैं, और एक सूची ऐसे बनाइए जो जल में नहीं घुलते हैं, उनके नाम लिखिए घुलनशील और अघुलनशील। अगला आधार आपको आपकी किताब में दिया हुआ है, जल के सापेक्ष भार के आधार। तो जल के सापेक्ष कोई चीज भारी है या हल्का है, यह हमें कैसे पता चलेगा? इसका सबसे आसान तरीका है कि जो है उस वस्तु को जिसका हमें पता करना है कि जल के सापेक्ष भारी है या हल्की है, उसको जो है जल में डालिए। यदि वो तैरने लगती है, जल के ऊपर आ जाती है, तो वह जल से हल्की है। यानी एक हो जाएगा, इस आधार पर जो है दो तरह की हो जाएंगे, जल से हल्की वस्तुएं और जल से भारी वस्तुएं, दो तरह हो जाएंगे। और दूसरा हो जाएगा जल से भारी। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, लकड़ी जो सूखी लकड़ी होती है वो जल में डाल देने पर तैरने लगती है, इसका मतलब जल से हल्की है। तेल डाल दीजिए, जल के ऊपर ऊपर तैरने लगता है, इसका मतलब जल से हल्का है। इसी तरह से हम जल से भारी की चीज़ों में क्या हो सकता है कि आपको क्या कहते हैं, पत्थर डाल दीजिए, जल में डूब जाता है, लोहे के कील डालिए, जल में डूब जाता है। तो ये सब चीज़ें जल से भारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने आस पड़ोस में जो है जरूर इसका एक्टिविटी कीजिए कि कौन सी वस्तुएं जल से हल्की होती हैं, कौन सी जल से भारी होती हैं। यानी कि जो वस्तु जो है, कौन सी वस्तु जल में तैरती है, कौन सी जल में डूब जाती है। इसके बाद से जो आधार है वह है पारदर्शिता के आधार पर। तो हम अगला पॉइंट है पारदर्शिता। इसमें जो है तीन तरह की वस्तुएं होती हैं। एक तो होती है पारदर्शी, दूसरा होता है पारभासी, और तीसरा हो जाता है अपारदर्शी। पारदर्शिता, पारदर्शिता क्या होता है इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत कठिन नहीं है। मतलब कि पार मतलब कि आर पार, जिसके आर पार हम देख सकें या नहीं देख सकें या हल्का बहुत देख सकें, ये इनके आधार पर हम जो है पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी कहते हैं। वस्तुओं को मतलब इतने हिस्से में विभाजित करते हैं। जैसे कि कांच है, ये देख रहे हैं, ये जो मटेरियल है इसके आर पार आपको दिखाई दे रहा है, हालांकि इसके आर पार है, ये देखिए कांच है, इसके आर पार हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। इसीलिए इसका जो है गॉगल भी बना है, वरना मैं भी आंखों के सामने नहीं रखे रहता। यदि आर पार दिखाई नहीं देता कांच के आर पार, तो फिर देख आँख के सामने देखा कि हम जो है अंधे तो होना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से दिखाई देता है, एकदम क्लियर दिखाई देता है, उनको कहते हैं पारदर्शी। पार मतलब कि आर पार, दर्शी मतलब देखा जा सके।
जैसे कि कांच हो गया, पानी हो गया, क्लियर पानी, साफ पानी, या और भी साफ जो भी चीज़ जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके। दूसरा है पारभासी। ये एक ऐसी चीज है, देखिए दो शब्दों से मिल रहा है, पारभासी, पार आभासी, शब्द से ही पता चल रहा है जिसके आर पार केवल आभास हो सकेगा, हाँ उसके साइड कुछ है पर पता ना चलेगी क्या चीज है, केवल आभास हो सके, उसको हम कहेंगे पारभासी। और पारभासी वस्तुओं में क्या हो सकता है, ग्रेटेड कांच, ऐसा कांच जिसके ऊपर फुरस दिया गया हो, या तेल लगा हुआ कागज। आप इसका एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, पारभासी चीज है, जो एक पेपर निकालिए, पन्ना, और अपने सर पे यदि तेल लगाया हो तो उस पर रगड़िए, उस तेल लगने के बाद से देखिए उस पेपर के आर पार आभास होने लगता है, दिखाई देने लगता है हल्का हल्का कि हाँ कुछ चीज है या नहीं, तो ये हो जाएगा पारभासी। अब अपारदर्शी, ये लकड़ी, गुटखा या कोई भी चीज जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, देखिए इसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, इसलिए आप ये हो गया अपारदर्शी। तो इस तरह से तीन तरह के हो गए वस्तुएं, किसके आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर। देखिए अगला आधार बताया गया है कठोरता के आधार पर। तो कठोर यानी क्या हुआ, कोई चीज दबाए तो दब रही है कि नहीं दब रही, जैसे हम इसको दबा रहे हैं, दब रहा है कि नहीं दब रहा है, नहीं दब रहा है, इसका मतलब ये कठोर है। स्पंज आप क्या कहते हैं, सोखता, उसको दबाइए, देखिए दब रहा है कि नहीं दब रहा है। अपना इरेजर, रबड़, जिससे कि आप पेंसिल मिटाते हैं, उसको दबा के देखिए वो दब रहा है कि नहीं देख रहा है। चाक दबा के देखिए, या अपना जो है ज्योमेट्री बॉक्स को दबा के देखिए, पेन दबा के देखिए, तो आप पाएंगे कि कुछ चीजें दबाने पर दब जाती हैं, कुछ चीजें दबाने पर दबती नहीं है। तो जो चीजें दब जाती हैं उनको कहते हैं मुलायम, और दूसरा जो दबती नहीं है वो होती है कठोर। यह कठोरता के आधार पर दो तरह के पदार्थ। इसके बाद से आपका एक और आधार आता है छठवां, वह है चुंबक के प्रति व्यवहार के आधार पर। इसमें भी कई तरह के अभी पदार्थ हैं, हायर लेवल पर तो कई तरह के बताए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके इसमें जो है दो ही जो है बंटवारा किया गया आपकी किताब में, और वो है, और ये शायद 8वीं क्लास तक भी चलेगा यही ज्ञान, कि चुंबक के प्रति व्यवहार के आधार पर जो है पदार्थ दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, पहला हो जाएगा चुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे याद रखिएगा लोहा यानी कि आयरन, निकेल यानी निकेल, और कोबाल्ट। ध्यान रखिए ये मैंने तीनों तत्व हैं, धातुएं हैं, इनके नाम लिखे हैं। ये है आयरन, ये निकेल और ये कोबाल्ट, ये तीनों ही वो क्या कहते हैं चुंबकीय हैं, यानी कि ये इनके पास चुंबक लाया जाए तो ये उसमें चिपक जाती है। इसके आधार पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाकरणों में, कि जैसे लोहे और कॉपर के छीलन को कैसे अलग किया जाएगा। तो गुण देखिए, लोहे को चुंबक से चिपकाया जा सकता है, लेकिन कॉपर चुंबक से नहीं चिपकता है, कॉपर यानी तांबा। तो इस आधार पर हम जो है चुंबक चिपकाएंगे तो लोहा चिपक जाएगा और कॉपर नहीं चिपकेगा। लेकिन यदि सवाल थोड़ा सा बदल दिया जाए कि कोबाल्ट और एल्यूमिनियम का छीलन एक साथ मिक्स है, इसको कैसे अलग करेंगे, तो बच्चे अक्सर ये करते हैं कि आयरन तो याद रख लेते हैं, लेकिन निकेल कोबाल्ट याद नहीं रहता है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको मैं कहूँगा कि निकेल और कोबाल्ट भी याद रखिए एक साथ। दूसरे कुछ पदार्थ होते हैं जो कि चुंबक से चिपकते ही नहीं है, उनको अचुंबकीय कहा दिया गया है। बड़े क्लासेस में आप चुंबकीय और अचुंबकीय के साथ साथ प्रतिचुंबकीय
है ना, फेरी फेरी चुंबकीय मतलब फेरी मैग्नेटिक, बहुत सारे चार पांच तरह के जो है, सॉरी 5 से 6 तरह के जो है आप चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे। चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, फेरी चुंबकीय, ऐसे। तो मैं अभी उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा क्लास सिर्फ 6 से 8 तक के लिए सीमित है। तो अचुंबकीय पदार्थ में वो सब हो जाएंगे जो चुंबक से चिपकते नहीं है, जैसे कि लकड़ी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, पीतल हो गया, है ना। ये सब चीज़ें जो है अचुंबकीय हो जाती है। जो भी पदार्थ है मतलब चुंबक से चिपके ना, अचुंबकीय। अब हम बात करेंगे पदार्थ नंबर 1, पदार्थ के निर्माण के मौलिक इकाई के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो इसमें अभी जो है हो सकता है कि कई तरह के, भाई वर्गीकरण के लिए गुण देखने के ऊपर है कि आप किस गुण को लेकर के चल रहे हैं। तो अभी आपकी किताब में सिर्फ इतना बताया गया है कि अणु और परमाणु, ये सिर्फ 2 ही तरह से वर्गीकरण किया गया है, इसलिए मैं भी सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ। और ये भी जो अणु परमाणु जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कट बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, तो उसको जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर भी अणु परमाणु के बारे में बता दे रहा हूँ। परमाणु के बारे में बात करते हैं, परमाणु, और दूसरा होता है अणु। तो जरा सोचिए कि पदार्थ जो है, कोई भी चीज लेते हैं आप, जैसे मान लीजिए चौक का उदाहरण देते हैं, उसको तोड़ देंगे तो एक बड़ा चौक छोटा चौक में बदल जाएगा, 2 छोटे चौक, उसको भी तोड़िए और छोटा हो जाएगा, और तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, कहाँ तक तोड़ सकते हैं आप? कहीं ना कहीं एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां से आप तोड़ ही नहीं सकते, है ना। चलिए मान लीजिए मशीन आ गया, हमने मशीन से लिया, मशीन से भी तोड़ा उसे और छोटा, अब इतना छोटा तोड़ देंगे हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या कहेंगे ऐसी चीज को? तो यहाँ पर थ्योरेटिकली ये चीज कहा गया है कि हम ऐसा भी कण पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर हम उसको और छोटा तोड़ना संभव नहीं। तो ये कहा गया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और छोटे से छोटा टुकड़े में न तोड़ा जा सके उसको परमाणु कहा गया। ये तो हमारा पुराना ज्ञान हुआ। नए ज्ञान में आया कि भाई नहीं, पदार्थ को तो हम छोटे से छोटे पदार्थ में और जो है तोड़ा जा सकता है, सॉरी परमाणु को भी छोटे टुकड़े में किया जा सकता है। आज के ज्ञान के अनुसार हम जानते हैं कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो फिर जो है किसी और तरह से परिभाषा, परमाणु की परिभाषा कुछ और देने की जरूरत महसूस हुई, और इसमें ये देखा गया कि परमाणु ही ऐसे जो है वो एंटिटी है, वो कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो अब ये परिभाषा दिया जाता है कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। तो यहाँ से ये एक परिभाषा हो गया कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वीडियो वापस बैक करके आप सुन सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें भी यही बताया गया है, वहां भी आप सुन सकते हैं। इसके बाद बात आती है अणु। तो अणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। इसी तरह से इसका जो है अन्य भी परिभाषा हो सकता है। 7वीं क्लास का जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें देखिए, मैं बार बार डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर ढंग से बात करी है इसके बारे में, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, है ना, और ये सब क्या होते हैं इन सब के बारे में। तो अणु भी एक तरह से इस तरह से परिभाषा दिया जाता है, शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट पूरा हो गया है। आप इसके प्रश्नोत्तर हल करिएगा और उसके बाद से सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।